जय हिंद दोस्तों, इग्नो वाला फौजी यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे BEGC 134 के ब्लॉग नंबर 4 के बारे में, जो कि होने वाला है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि लिखा गया है चिनुआ अचेनेबे द्वारा। ये हम देखेंगे इसकी कॉन्सेप्ट क्लास। इस कॉन्सेप्ट क्लास में हम इसके सभी चैप्टर्स के बारे में कवर करेंगे, जो कि मेजरली पूरा कवर कर देंगे। अगर आप इस क्लास को लेकर एग्ज़ाम में लिखते हैं, जो कि एग्ज़ाम में इसके रिगार्डिंग आता है, तो भी आपको चांस है कि 70% अबो आपको मार्क्स मिलेंगे। सभी क्या है, एक क्लास में इस पूरे ब्लॉक को कवर किया गया है। तो ये मैं मानता हूँ इससे पक्का एक क्वेश्चन आता है, तो ये 5 स्टार वीडियो होगी आपके लिए, जो कि सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाली है। मैंने हर ब्लॉक के लिए एक वीडियो बना रखी है, तो ये 4th ब्लॉक के लिए 4th वीडियो है। इसकी चैप्टर वाइज वीडियो भी चैनल पर आ चुकी है, जिसको जाकर आप देख सकते हैं। अगर आपको इग्नो से रिलेटेड कोई भी गेस्ट पेपर चाहिए, प्रीवियस ईयर के सोल्ड क्वेश्चन पेपर चाहिए, एग्जाम नोट्स चाहिए, सोल्ड असाइनमेंट चाहिए, हैंड रिटन असाइनमेंट चाहिए, तो स्क्रीन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर जाकर मैसेज कर सकते हैं और आप अपनी जो मटेरियल की रिक्वायरमेंट है वो यहाँ पर दे सकते हैं। अगर आपने अभी तक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अब बात करते हैं ब्लॉक 4 के बारे में, जो कि हमारा है थिंग्स फॉल अपार्ट, जो कि लिखा गया है चिनुआ अचेनेबे द्वारा। तो इसमें क्या है, आज क्या कर रहे हैं इसमें द थिंग्स फॉल अपार्ट में, जो ये एक वर्ल्ड वाइड लिटरेचर का एक क्लासिक नोवेल है, ठीक है। इसके लेखक हैं चिनुआ अचेनेबे। तो ये क्या है, एक नाइजीरियन नोवेलिस्ट हैं, अफ्रीका के मोस्ट फेमस राइटर हैं। तो इसके बारे में देखते हैं कि कौन है। चिनुआ अचेनेबे इज़ द बेस्ट नो नोवेलिस्ट नॉट ओनली फ्रॉम नाइजीरिया, केवल नाइजीरिया से नहीं बट फ्रॉम द एंटायर कॉन्टिनेंट ऑफ अफ्रीका। तो मतलब अफ्रीका कॉन्टिनेंट के सबसे फेमस नोवेलिस्ट हैं। ही इज़ perhaps the first African writer whose books have been prescribed as a part of the करिकुलम इन अफ्रीका। तो मतलब क्या है, अफ्रीका की क्लासरूम में और ये स्टूडेंट्स को पढ़ाई जाती है। तो ये पहले अफ्रीकन राइटर हैं जिनकी बुक्स या नोवेल लिटरेचर जो इनको पढ़ाया जाता है। एज द फर्स्ट ब्लैक नोवेलिस्ट फ्रॉम अफ्रीका, नॉट ओनली हैज ही गोट एन एप्रिशिएटिव ग्लोबल रीडरशिप बट आल्सो एन एक्लेम विच इज़ रिचली डिजर्व्ड। तो ये पहले ब्लैक अफ्रीकन है नोवेलिस्ट जो इन्होंने इतना बड़ा अप्रिशिएटिंग अवार्ड मिला है इनको, जो ग्लोबल रीडरशिप के रूप में इन्हें नवाजा गया है और इतनी प्रशंसा इन्हें मिली है। फॉर एग्जाम्पल, थिंग्स फॉल अपार्ट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ द हेरिटेज ऑफ वर्ल्ड लिटरेचर एंड इज कंसाइडर्ड ए क्लासिक। तो एग्जाम्पल के तौर पर थिंग्स फॉल अपार्ट इसका बहुत ही अत्यधिक प्रमुख रचना रही है, जो कि इसकी क्लासिक लिटरेचर में आती है। अचेनेबे वाज बोर्न इन ओगिडी नियर ओनिस्टा ऑफ ऑन द बैंक ऑफ द रिवर। तो इनका जन्म कहाँ हुआ था, ओगिडी में हुआ था, नियर किसके, ओनिस्टा नदी के किनारे हुआ था, जो कि नाइजर 1930 में हुआ है। हिज फादर वाज ए मिशनरी। तो ये क्या है, क्रिश्चियन धर्म से थे। तो इनके फादर क्या थे, मिशनरी थे। वन ऑफ द अर्लीस्ट आइबोज टू टेक टू दैट प्रोफेशन। तो उस टाइम ये क्या था, शुरुआत में आइबोज थे, फिर उन्होंने क्या है क्रिश्चियन धर्म अपना लिया, और इनके पिता क्या थे, एक मिशनरी थे। तो इस प्रकार ये चिनुआ अचेनेबे का जीवन के बारे में है। इनका जन्म 1930 में हुआ और 2015 में इनकी मृत्यु हो गई। तो ये इनके बारे में था। अब आगे देखते हैं थिंग्स फॉल अपार्ट 1958 इसके नोवेल के बारे में, कि थिंग्स फॉल अपार्ट हमारे नोवेल है, इसके बारे में जानेंगे, जो कि 1958 में इसको पब्लिश किया गया था। और ये किसके बारे में बताता है, इसकी स्टोरी किस बारे में बताती है। तो यह नोवेल अफ्रीका की आइडेंटिटी को डिफाइन करता है, कि नोवेल कब पब्लिश हुआ और इसकी सक्सेस इतनी बड़ी क्यों थी, स्टोरी किस टाइम पीरियड की है, नोवेल का स्ट्रक्चर कैसा है, और स्टोरी कहाँ से शुरू होती है, और इसका मेन कैरेक्टर कौन है। तो इसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। तो चिनुआ अचेनेबे द्वारा फर्स्ट नोवेल थिंग्स फॉल अपार्ट वाज पब्लिश्ड इन द 1958। तो ये किसी द्वारा लिखा गया था, चिनुआ अचेनेबे द्वारा लिखा गया था, जो कि इसका पहला नोवेल था, जो कि 1958 में पब्लिश किया गया था। एंड वाज एन इंस्टेंट सक्सेस विद हिज रीडर। और जो कि क्या है, पहला इसका नोवेल पूरा सक्सेस हो गया था। इनफैक्ट इट वाज द फर्स्ट नोवेल रिटन बाई एन अफ्रीकन that put the literature from the continent immediately on the map of the world literature। क्या था कि ये पहला ऐसा अफ्रीकन नोवेल था जो कि एक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट और वर्ल्ड मैप पे ऐसे रख दिया गया, जो कि मजबूती से था, एकदम एकदम मास्टरपीस बोलते हैं उसे। दिस was the period just
प्रायर टू एंड आफ्टर द अराइवल ऑफ द वाइट मैन। और ये किस टाइम पीरियड में पब्लिश किया गया? वाइट मैन के आने से पहले और उसके बाद, इन दिस पार्ट ऑफ वेस्ट अफ्रीका। तो वेस्ट अफ्रीका में वाइट मैन के अराइवल के पहले और जस्ट पहले और उसके बाद के टाइम है। तो ये इसके बारे में खास बात है। थिंग्स फॉल अपार्ट विच इज डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स एंड 25 चैप्टर्स। तो इसको क्या है, 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है और 25 चैप्टर्स में इसको डिवाइड किया गया है। ओपन्स विद ए डिस्क्रिप्शन ऑफ ओकनवो। तो इसका मेन कैरेक्टर है वो किसके इर्द गिर्द है? ओकनवो इसका मेन कैरेक्टर है। ए रेजिडेंट ऑफ ए क्लस्टर विलेज कॉल्ड उमुओफिया। तो ओकनवो है ये इसका मेन कैरेक्टर है, जो कि इसकी पूरी कहानी है वो उमोफिया गांव के इर्द गिर्द घूमती रहती है। ठीक है। ओकनवो एज वी कम टू नो ऑन द रीडिंग द नोवेल इज द प्रिंसिपल कैरेक्टर अराउंड वूम वोल प्लॉट ऑफ द नोवेल इज वोमन। तो ओकनवो इसका मेन कैरेक्टर जो कि एक स्ट्रॉन्ग मैन है, ठीक है, एक फैमिली का, तो उसके बारे में अफ्रीकन है और ये इसकी पूरी स्टोरी इसके इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो इसका पार्ट 1 के बारे में जानते हैं कि इसका पार्ट 1 क्या बताता है। द ऑथर टेल अस in the first chapter that Okonwo was a famous person primarily because of his physical powers। तो इसके पहले पार्ट में राइटर बताता है कि ओकनवो बहुत ही फेमस पर्सन है, किसके कारण? क्योंकि वो फिजिकल बहुत ज़्यादा मजबूत है। He had defeated the strongest man Emmeline in a wrestling contest when he was the only 18। जब वह केवल 18 साल का था तब उसने वहाँ के स्ट्रॉन्ग मैन को हरा दिया था कुश्ती के मैच में। नाउ ही इज़ 38 एंड ही इज़ स्टिल कंसाइडर्ड ए वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन। अब वो क्या है, 38 ईयर्स का है लेकिन अब भी वो बहुत ही मजबूत है। द ऑथर फर्दर रिवील्स टू अस दैट ओकनवो वाज ए मैन ऑफ शोर टेम्पर एंड वेरी लिटिल पेशेंस। तो लेखक उसके बारे में क्या बताता है, ओकनवो मजबूत तो है लेकिन वो क्या है, शोर टेम्पर है, बहुत छोटी छोटी बातों पे जल्दी गुस्सा हो जाता है और उसके पास पेशेंस की बहुत कमी है। तो ये उसके बारे में नेगेटिव बातें बताई है। ही हैड नो रिस्पेक्ट फॉर द पीपल वो आर फिजिकली वीक। तो उसकी नज़रों में क्या है, जो फिजिकली वीक है उसके लिए उसके नज़रों में कोई रिस्पेक्ट नहीं है। हिज ओन फादर वाज वन सच पर्सन। तो उनमें से जो कमज़ोर लोगों में से उसका पिता भी है। एंड देयरफॉर ओकनवो डिड नॉट हैव मच रिस्पेक्ट फॉर हिज फादर उनोका। तो उसके पिता का नाम क्या है, उनोका। वो क्या है, थोड़ा फिजिकली कमज़ोर है। उसकी नज़रों में उसके पिता के लिए भी अपने लिए क्या है, अपने पिता के लिए भी इज्जत कम है। द ऑथर ड्रॉज ए कॉन्ट्रास्ट बिटवीन द फादर एंड द सन। तो लेखक इसमें क्या है, एक कॉन्ट्राडिक्शन लेके आता है फादर और सन के बीच में। बिटवीन जो कि ओकनवो सन है और उनोके उसका पिता है। बाय स्टेटिंग दैट नॉट ओनली ही वाज उनोको वेरी वीक बट ही वाज आल्सो लेजी। वो केवल कमज़ोर ही नहीं था, वो सुस्त भी था। एंड मैनेज हिज हाउस होल्ड अफेयर्स वेरी बैडली। और उसने अपने घर को बुरी तरह अरेंज कर रखा था। मैनेजिंग पावर उसकी सही नहीं थी, उसने सही तरीके से मैनेज नहीं कर रखा था। लाइक हिज सन, उसके बेटे की तरह उनोको टू वाज ए फेमस पर्सन वाइल द सन उनोको वाज नोन। तो उसी की तरह क्या उसका पिता भी क्या है, फेमस इंसान था। वाइल द सन उनोको वाज नोन, उसके जैसे कि वो ओकनवो जाना जाता है। अब इसका पार्ट 2 देखेंगे। जैसे कि इस नोवेल को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया है, पहले पार्ट को हमने देख लिया, अब इसके देखेंगे पार्ट नंबर 2 को। तो पार्ट नंबर 2 में क्या है, जब चैप्टर 14 विच इज़ द फर्स्ट चैप्टर इन पार्ट 2, तो चैप्टर 14 इसका पार्ट 2 है। ओपन्स विद ए ओकनवो बिगनिंग हिज लाइफ अफ्रेश इन द मवांता। तो क्या है, इस चैप्टर में ओकनवो की एक नई जिंदगी की शुरुआत होती है। उसको क्या है, वहाँ से बाहर निकाल दिया जाता है, वो अपनी मदरलैंड में जाता है जिसे मवांता बोलते हैं। वेयर ही इज़ गिवन ए पीस ऑफ लैंड फॉर बिल्डिंग हिज कंपाउंड एंड अदर 2 और 3 पीसीज ऑफ लैंड फॉर फार्मिंग। तो उसके परिवार द्वारा उसकी हेल्प की जाती है, उसे ज़मीन का टुकड़ा दिया जाता है ताकि वो वहाँ खेती कर सके और रह सके। हिज अंकल एंड हिज कजन्स हेल्प हिम बाय गिविंग हिम यम सीड्स। तो उसके जो अंकल हैं और उसके कजन्स हैं वो उसको यम सीड्स देते हैं, उसकी हेल्प करते हैं। ओकनवो वर्क्स हार्ड्स बट हिज हार्ट्स इज नॉट इन इट। तो ओकनवो क्या करता है, अपनी बहुत कड़ी मेहनत करता है लेकिन वो उसके साथ क्या है, इस काम को करने के खुश नहीं है, क्योंकि वो पहले पहलवान था, फिर उसको क्या है फोर्सफुली इसको खेती में धकेल दिया गया, तो वो खुश कैसे होगा। ही होप्स टू बिकेम वन ऑफ द लॉर्ड्स ऑफ क्लान एंड वर्क
toward its, but this accident has shattered his hopes and has forced him to flee from his clan। तो वह अपने वंश का क्या है सबसे ताकतवर मुखिया बनना चाहता था, जो कि क्या है इसके सपने को चूर चूर कर दिया है, वो यहाँ पर आ गया है। हिची और पर्सनल गॉड हैज नॉट डेजिग्नेटेड हिम टू डू ग्रेट थिंग्स। तो ची है उसने क्या है इसका सपोर्ट नहीं किया है ताकि वो बड़ी चीज़ें कर सके। द लास्ट सेक्शन ऑफ द नोवेल डिस्क्राइब्स हाउ ओकोनवो डिसअपॉइंटेड एट हिज नॉट बीइंग एबल टू अर्न द हाईएस्ट टाइटल ऑफ द लैंड थ्रू ए क्विक ऑफ फेट। तो वो क्या है जब स्टोरी के एंड में है हमें क्या देखने को मिलता है, ओकोनवो क्या है डिसअपॉइंटेड है और वो क्या है जो अर्निंग करना चाहता था, जो कमाना चाहता था, वो क्या है अपने क्लान का मेन मुखिया बनना चाहता था, वो नहीं बन पाया। वो चाहे भाग्य का कह लो। डिसाइड्स टू शो हिज पर्सनल वैल्यू एंड करेज बाय कन्फ्रंटिंग द वाइट मैन एडमिनिस्ट्रेशन। तो वो क्या है वाइट मैन के आने के बाद वो क्या है अपनी जो शक्तियाँ हैं वो खो देता है। फाइंडिंग हिमसेल्फ आइसोलेटेड, और वो क्या है खुद को आइसोलेटेड अलग महसूस करने लग जाता है। आफ्टर ही हैज़ किल्ड द वाइट मैन मैसेंजर, और उसने क्या कर दिया वाइट मैन के मैसेंजर का मर्डर कर दिया, और उसके बाद उसके साथ देने वाला कोई नहीं था और उसने क्या है सुसाइड अटेम्प्ट कर लिया और खुद को मार लिया। ओकोनवो कमिट्स सुसाइड, और लास्ट में क्या है वो ज़िंदगी से हार जाता है। उसने अपनी ज़िंदगी में क्या है कितने मुकाबले लड़े, कितनी चीज़ें देखी, पर लास्ट में क्या है वो सुसाइड कर लेता है, वो ज़िंदगी से हार जाता है। तो क्या है ज़िंदगी में असल योद्धा वही होता है जो ज़िंदगी के साथ लड़ता है। एक किसी भी खेल में जीत जाते हैं आप, किसी चीज़ में जीत जाते हैं, पर लेकिन जब ज़िंदगी के साथ खेलते हैं और ज़िंदगी के साथ अगर आप जीत जाते हैं तो आप असली योद्धा हैं। अगर ज़िंदगी के साथ हार गए, क्योंकि ज़िंदगी के साथ जो लड़ाई है वो बहुत लंबे समय तक चलती है। एक गेम कितनी देर तक चलेगा, फुटबॉल का मैच कितनी देर चलेगा, कबड्डी का मैच कितनी देर चलेगा, कुश्ती का मैच कितनी देर चलेगा, बॉक्सिंग कितनी देर चलेगा। एक एग्जाम में बैठे हो, आप क्वालिफाई कर ले, आप IAS बन गए, आप IPS बन गए, फिर उसके बाद क्या, यू हैव टू फाइट विद द योर लाइफ, यू हैव टू टेक डिसीजंस एंड यू हैव टू टेक डिसीजन फॉर योर फैमिलीज। तो इसमें क्या है आपको असली जो फाइट है वो लाइफ के साथ करनी है, जैसा कि ओकोनवो क्या है अपनी ज़िंदगी के साथ हार जाता है। तो ये उसका क्या है इस स्टोरी का ऐसे एंड होता है। अब हम इसके स्पेसिफिक फीचर ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट में देखेंगे। द थिंग्स फॉल अपार्ट के स्पेसिफिक फीचर के बारे में जानेंगे कि इस नॉवल में क्या स्पेसिफिक फीचर है। तो इसका पहला जो स्पेसिफिक फीचर है वो है सिंप्लिसिटी। तो लैंग्वेज और जो इसका स्टाइल है ना वो बहुत ही सिंपल है। इसमें क्या है इजी टू अंडरस्टैंड है, डायरेक्ट इसमें क्या है नरेशंस दिखाई गई हैं। तो इसमें जो कॉम्प्लेक्स आइडियाज़ है ना उनको भी सिंपल लैंग्वेज में दिखाया गया है। तो ये क्या है सिंपल है बट पावरफुल है। दूसरा इसमें दिखाया गया है यूनिवर्सलिटी। तो इसमें क्या है स्टोरी अफ्रीका की है लेकिन जो मैसेज है वो यूनिवर्सल है। इसमें स्ट्रगल दिखाया गया है, आइडेंटिटी दिखाई गई है, इसमें जो चेंज है वो चेंज दिखाया गया है। तो हर सोसाइटी से क्या रिलेट होती है, इसलिए क्या है ये ग्लोबल रेलिवेंस रखती है और ये नोवेल यूनिवर्सलिटी वाला है। इसका थर्ड है हमारा मैन वुमेन रिलेशनशिप। तो नोवेल जेंडर रोल्स को दिखाता है, जैसे कि प्रैक्टिकलिटी में सोसाइटी है और उसकी जो वुमेन में दिखाया गया लिमिटेड रोल दिखाया गया है, लेकिन वुमेन क्या है इंपॉर्टेंट भी है। तो इसमें क्या है जेंडर डायनेमिक्स भी हमें देखने को मिले हैं। तो वुमेन और मैन रिलेशनशिप देखने को मिलते हैं। अगला है फोक मटेरियल, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स और मेटाफोर्स। तो इसमें क्या है जो अचेबे है वो क्या यूज़ करते हैं, प्रोवर्ब्स, सेइंग्स, मेटाफोर्स। तो यह क्या है अफ्रीकन कल्चर को दिखाता है। तो इसमें क्या है कल्चरल रिचनेस हमें देखने को मिलती है फोक मटेरियल के थ्रू। और अगला है हमारा लैंग्वेज एंड स्टाइल्स। तो लैंग्वेज कैसी है, इसके जो सिंपल और ट्रेडिशनल और ओरल स्टोरी टेलिंग स्टाइल है इसका वो बहुत ही सिंपल है। तो इसकी जो लैंग्वेज और जो इसका स्टाइल है वो सिंपल है। इसमें क्या है प्रोवर्ब्स का यूज़ किया गया है जो कि इसकी ब्यूटी को और ज़्यादा बढ़ाता है। तो यूनिक नैरेटिव स्टाइल इसमें यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार हम कह सकते हैं सिंप्लिसिटी है, यूनिवर्सलिटी है, मैन वुमेन रिलेशनशिप है, फोक मटेरियल है और लैंग्वेज एंड स्टाइल्स का यूज़ किया गया है। तो इस प्रकार हम क्या है एक एक को आगे डिस्क्राइब भी कर सकते हैं कि इसमें सिंप्लिसिटी क्या है, यूनिवर्सलिटी क्या है। अगर इसमें आपको लिखने को दे देता है पार्ट्स में तो आप कैसे लिखेंगे। तो पहले बात करते हैं हम इसके सिंप्लिसिटी के बारे में कि सिंप्लिसिटी के बारे में आप क्या बताओगे। तो स्टोरी क्या सिंपल लगती है लेकिन मीनिंग इसका क्या है डीप है। ओकोनवो की राइज एंड फॉल स्टोरी स्ट्रेट फॉरवर्ड नरेशन है लेकिन उनके एक्शन क्या है बहुत कॉम्प्लेक्स हैं। जो इसमें क्या है लेकमेफुना को मारने में पार्टिसिपेशंस
यह उसकी स्टबर्न नेचर, जिद को दिखाता है। जो कि स्टबर्न नेचर होता है ना, उसे बोलते हैं जिद, तो उसकी जिद को दिखाता है। तो इस प्रकार क्या है, ये सिंपल स्टोरी और कॉम्प्लेक्स करेक्टर वाली है। तो इसमें आप कैसे बोलोगे इसको, थिंग्स फॉल अपार्ट appears to be on the face of it simple tale of the rise and fall on the obstinate man ओकोनवो। तो इसमें क्या है, ओकोनवो के जो सिंपल टेल कहानी के थ्रू इसके राइज एंड फॉल को बताया गया है। वो वाज आल्सो इम्पेशेंट एंड शॉर्ट टेम्पर्ड, जो कि क्या है, इम्पेशेंट है एंड शॉर्ट टेम्पर्ड है, जल्दी से गुस्सा हो जाता है और उसमें पेशेंस की कमी है। ओकोनवो इंसिस्टेंस ऑन पार्टिसिपेटिंग इन द किलिंग ऑफ, इसके मैसेंजर को मारा था ना उन्होंने, वाइट मैन के, वूम ही हैड लव्ड लाइक हिज ओन सन फॉर ए नंबर ऑफ ईयर्स इन एग्जाम्पल ऑफ ओकोनवो ऑब्स्टिनेसी। तो उसने क्या है, उसके जो मैसेंजर को मारा था ना, उसके जुर्म में उसको क्या है वो क्या करता है, खुद को इंसिस्टेंट करता है पार्टिसिपेटिंग करने के लिए उसको मारने के जुर्म में। तो वो क्या है, फिर भी क्या किया जाता है, ही हैड लव्ड लाइक हिज ओन सन, उसके बेटे की तरह प्यार करने में, फॉर ए नंबर ऑफ ईयर, बहुत सालों तक, इज एग्जाम्पल ऑफ ओकोनवो की ऑब्स्टिनेंसी के लिए। तो ये इस प्रकार क्या है, इसमें डीप मैसेज दिखाया गया है और इसकी लैंग्वेज क्या है, सिंपल है। अगला है हमारा यूनिवर्सलिटी। तो यूनिवर्सिटी का मतलब क्या है, हर सोसाइटी से इसको रिलेट होना है। जैसे इसकी आइडेंटिटी है, इसका कल्चर है, ट्रेडिशंस है, जो इसका चेंज है, जो अजनबी ने इसका पर्पज़ है ना, वो क्या है, अफ्रीकन पास्ट को शो करना, यूरोपियंस को के जो गलत व्यूज हैं उनको करेक्ट करना, जो ग्लोबल रेलिवेंस हमें दिखाया गया है और जो कल्चरल करेक्शन हुई है उसके बारे में इसको बताया जाता है। तो जेंडर रिलेशन कैसे दिखाने हैं, ठीक है। तो ओकोनवो डोमिनेट्स वाइफ्स जैसे रोल है उसको कैसे बताना है, उसका बिहेवियर कैसा है वो बताना है। जो उसकी वाइफ फियर सिम, जो उसकी वाइफ है उसकी उससे डरती है, चिल्ड्रंस भी उससे डरते हैं। तो वुमेन इंपॉर्टेंट है लेकिन पावर कम है, इस प्रकार ने उसने क्या दिखाया है, इस प्रकार के रोल को दिखाया है। तो अजनबी हैज स्टेटेड इन वन ऑफ हिज ऐसे टाइटल novelist as a teacher, including in the morning yet on the creation day, that one of the primary purpose of his novel is to educate his readers about the glory of their past pre-colonial life। तो अजनबी ने अपनी मतलब नोवेल के थ्रू क्या बताना चाहा है, अफ्रीकन्स की पास्ट लाइफ को बारे में बताना चाहा है। दिस ही डज विद द इंटेंशन ऑफ द करेक्टिंग द डिस्टोरीज, क्या है, distortions which were deliberately introducing by the European into the history and culture of the Africa in order to create an inferiority complex in the minds of Africans। तो इस प्रकार उसने क्या बताया है कि जो अफ्रीकन का पास्ट है ना उसको शो किया है, यूरोपियंस है कि गलत व्यूज़ को उसने करेक्ट करने की कोशिश की है इसके थ्रू, ठीक है, ताकि क्या है उसके जो गलत व्यूज़ थे उस टाइम के वो उसको सही कर सकें। तो इस प्रकार इसमें क्या देख सकते हैं, ग्लोबल रेलिवेंस दिखाने की कोशिश किया है, जो कल्चर है उनका उसको करेक्ट करने की कोशिश किया है। तो इस प्रकार इस नॉवल में हम यूनिवर्सलिटी देख सकते हैं। तो इस प्रकार मैन वुमेन के रिलेशन को भी ये दिखाता है कि इसके थ्रू उनके मैन और वुमेन के रिलेशंस कैसे हैं। एचनेबे पोर्ट्रेज मैन वुमेन रिलेशनशिप इन आइबो सोसाइटी प्राइमरली थ्रू ओकोनवो एंड हिज 3 वाइफ्स। तो ओकोनवो है उसकी कितनी पत्नियां थी, 3 पत्नियों के थ्रू वो क्या दिखाता है, सोसाइटी में मैन वुमेन रिलेशनशिप को दिखाता है। इन द वेरी बिगिनिंग ऑफ द नोवेल वी आर टोल्ड दैट ओकोनवो रूल्ड हिज हाउस होल्ड विद ए हैवी हैंड। तो वो क्या करता है, शुरुआत में वो अपनी फैमिली और अपने घर का देख रेख करता है। हिज वाइफ्स स्पेशली द यंगेस्ट, जो थर्ड पत्नी थी उसकी सबसे लास्ट वाले जिससे थर्ड से शादी की थी, लिव्ड इन द प्रीपेचुअल फियर ऑफ दिस फेरी टेम्पर। वो क्या करती है, उससे बहुत ज़्यादा डरती है ताकि वो गुस्सा ना करे। एंड सो डिड द लिटिल चिल्ड्रन, इसी प्रकार उसके छोटे बच्चे उससे डरते हैं। तो इस प्रकार इसमें क्या है, मैन वुमेन रिलेशनशिप को दिखाया गया है कि वुमेन ज़रूरी है पर उनके पास क्या है, थोड़ी पावर कम है। अगला है इसमें जो इसकी लैंग्वेज और स्टाइल के बारे में बात की गई है। इसकी लैंग्वेज कैसी है, सिंपल है, डायरेक्ट है, क्लियर है, लेकिन क्या है बहुत ही पावरफुल है। ओरल जो स्टोरी टेलिंग स्टाइल है वो बहुत इसका दमदार है। कल्चरल जो इसके एक्सप्रेशन है वो तगड़ा है। इससे क्या है, स्टोरी जो नेचुरल भी लगती है और इफेक्टिव भी होती है। तो इसमें क्या देख सकते हैं, एचएबी का एम क्या था, रीडर को एजुकेट करना, अफ्रीकन कल्चर को एक्सप्लेन करना। इसलिए लैंग्वेज इसमें क्या है, सिंपल रखी है, बिल्कुल ईजी है, तो एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है। तो लैंग्वेज और स्टाइल में आएगा तो क्या लिखेंगे, वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्चुअल ऑफ थिंग्स फॉल अपार्ट इज
its style and the use that Echenebe makes the English language to vivid this apparently simple but highly sophisticated story। तो उसने क्या अपनी लैंग्वेज को अपना बिल्कुल सिंपल रखा और स्टोरी क्या है सोफिस्टिकेटेड रखी, ऑफ द पासिंग अवे ऑफ ए वे ऑफ लाइफ, और अपनी ज़िंदगी का जो जीते तरीका था उसको दिखाया गया है। द लैंग्वेज इज़ वेरी सिंपल एंड डायरेक्ट एंड सो इज़ द सेंटेक्स। तो उसकी लैंग्वेज क्या है सिंपल और डायरेक्ट है। दिस इज़ वेरी मच इन कीपिंग विद फर्स्टली, जिसको कीप करने में इसकी मदद करता है। द आर्ट ऑफ ओरल नरेशन which a significant feature of the society Echenebe describe in the novel and secondly, तो वो इस प्रकार क्या है Echenebe अपने नोवेल में इसको डिस्क्राइब करता है। सेकेंडली विद द एजुकेशनल, ताकि वो क्या करता है लोगों को स्टोरी भी समझ में आए और वो अपनी नोवेल के थ्रू उनको एजुकेट भी कर सके। तो एजुकेशन का रोल और अपनी ज़िंदगी का दिखाना, उसने एक तीर से दो निशाने किए हैं। रोल दैट Echenebe असाइंस टू हीज नोवेल, तो उसके नोवेल के थ्रू उसने दो काम किए हैं। तो इस प्रकार ये नोवेल यहाँ कंप्लीट होता है। ये जिसमें क्या मैंने अभी आपको पढ़ाया ना, इसके थ्रू आपको पूरे के पूरे 4 चैप्टर के कवर हो जाएंगे। अगर इनसे रिलेटेड कुछ आता है तो ये जो मैंने पढ़ाया है ये डायरेक्ट अपने आंसर में चिपका सकते हैं, ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा ना उसके, अगर 10 में से आपको कम से कम 6-7 मार्क्स तो देगा अगर आप कुछ नहीं से बेटर है। अगर आपके पास टाइम है, अगर आप अभी से स्टडी स्टार्ट कर दिया है, जो कि मैं इस टाइम वीडियो बना रहा हूँ, ये आज 16 अप्रैल को बना रहा हूँ, तो आपको मेरे चैनल पर सभी चैप्टर्स की वीडियो डाल रखी है, वो आप जाकर देख सकते हैं अगर आपने अभी तक तैयारी नहीं की है। अगर आप लास्ट फेज में देख रहे हैं एग्जाम से पहले, तो चारों ब्लॉक की वीडियो देख सकते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है, और उनको देख के उनके की पॉइंट्स याद करके आप एग्जाम में वैसे के वैसे लिख सकते हैं। आपको पास होने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आपको अच्छे मार्क्स चाहिए तो 1 बाय 1 वीडियो जाकर देख सकते हैं हर चैप्टर की, और आप अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकते हैं। मैंने हर चैप्टर की क्वेश्चन आंसर की मदद से समझाया है, जो कि डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं। आप मेरे को बोल दीजिएगा, मैसेज में डिसलाइक कर दीजिएगा, कमेंट में बता दीजिएगा कि जो मैंने कराया है उससे क्वेश्चन आंसर नहीं आया, अगर आपने सभी चैप्टर की प्रिपरेशन की है। तो इसलिए सभी चैप्टर्स की वीडियो जाकर देख सकते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है, और इस प्रकार अपनी आप तैयारी कर सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।